नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कालांश में हमारे पाठ्यक्रम का जो 10वां पाठ है ओजोन विघटन का संकट, इस पाठ का हमने अध्यापन शुरू किया है दोस्तों। और इस पाठ के लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी है। यह एक विज्ञान संबंधी लेख है दोस्तों। इसको हमने शुरुआत भी किया है, तो आज हम देखते हैं इसमें देखा है कल की कालांश में कि कई वर्षों से पूरे विश्व के लोग एक गंभीर समस्या की ओर संकेत करते हैं, चिंता करते हैं। और वह गंभीर समस्या है ओजोन विघटन। पूरे विश्व के लोग जानना चाहते हैं कि ओजोन विघटन आखिर है क्या, यह कैसे होता है, इसका विघटन क्यों होता है, कैसे होता है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है, यदि यह सचमुच हकीकत है क्या है तो फिर विश्व में इस पर काबू पाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, आदि बातों को हमने कल के कालांश में देखा है। और यह ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से कितनी ऊंचाई पर होती है, लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है। इसमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्घ्य की किरणें होती है और ये किरणें काफ़ी घातक होती है क्योंकि उनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। शायद कल की कालांश में हम यहाँ तक आए थे दोस्तों। अब आगे देखिए, हमें वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली, दूसरे अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित, जिसका अंत किया हो उसे अवशोषित करते हैं और बाह्य आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उन्हें धरती तक नहीं आने देती। यदि ये किरणें बेरोक टोक धरती की सतह तक चली जाए तो इंसान के साथ ही जीवन मंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को भारी नुकसान हो सकता है। देखिए दोस्तों, सचमुच लेखक यहाँ पे कह रहे हैं, यदि ये किरणें बिना रोक टोक के धरती तक आ गए, धरती की सतह तक आ पहुँचे तो फिर ये इंसान के लिए भारी पड़ सकते हैं। इंसान के साथ ही धरती पर जो भी जीव जंतु है, संपूर्ण जीव मंडल के तमाम दूसरे जीव जंतुओं को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। इन पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर उत्पन्न होने की संभावना है। इन किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। जिस तरह रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी धूप और बरसात में हमारा बचाव करती है, उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, जिस प्रकार रोजमर्रा की जिंदगी जो है, रोजमर्रा के जीवन में सामान्य छतरी जो होती है, छाता, वो छाता हमें धूप और बरसात से बचाती है।
उसी प्रकार वायुमंडल में जो स्थित ओजोन की परत है, वह ओजोन की परत हमें घातक किरणों से क्या करती है? घातक किरणों से हमें हमारी रक्षा करती है, हमें बचाती है। इसीलिए प्राय हमें ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारती है। इसीलिए हम क्या करते हैं? ओजोन छतरी के नाम से भी हम इसे पुकारते हैं। सभ्यता के आदिम काल से यह छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती रही है। सभ्यता के आदिम प्रारंभिक काल से, प्राचीन काल से यह छतरी, यह ओजोन छतरी हमारे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती आ रही है और उसके तले सभ्यता फलती फूलती है। उसी के कारण इस धरती पर की सभ्यता फलती फूलती रही है। विकास की अंधी दौड़ में हमने संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। अंधाधुंध यानी बहुत ही अधिक मात्रा में। विकास के नाम पर हमने क्या किया है? इस संसाधनों का अंधाधुंध बहुत ही मात्रा में हमने इस्तेमाल किया है। जंगलों का नाश किया है, जंगलों की कटाई की है। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्राय हम कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है, इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। आज परिणाम हम सबके सामने है। आज परिणाम हम सबके सामने है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। चरमरा जाना यानी उथल पुथल होना। हमारे कारनामों के कारण, विकास के नाम पर जो हमने अंधी या संसाधनों का नुकसान किया है, हमारे कारनामों के कारण ही प्राकृतिक संतुलन उथल पुथल बिगड़ गया है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज शेष हो, शायद ही ऐसी कोई चीज हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित न हुई हो। हमारे क्रियाकलापों से, कार्यों से प्रभावित न हुई हो। स्पष्ट है ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है। ओजोन भी इससे बचा नहीं है। तब आइए अब देखिए कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक यानी फ्रिज और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन उनके इस्तेमाल में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ थी। जैसे कि ये गैसें तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। देखिए, लेखक डॉक्टर कृष्णा मिश्रा जी कह रहे हैं कि अब देखते हैं कि ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में मनुष्य अपना दैनंदिन व्यवहार करते समय
अलग अलग कीटनाशकों का, प्रसाधन सामग्रियों का, दवाइयों का, रंग रोगन से लेकर प्रशीतन जो ठंडा रखने के लिए जब फ्रिज का उपयोग करते, फ्रिज का एयर कंडीशनिंग वगैरह जैसे प्रशीतन का अहम स्थान है। इसका उपयोग हम करते हैं। सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल होता था, लेकिन उनके इस्तेमाल में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां थी। उदाहरणार्थ यदि देखा जाए तो ये गैसें तीक्ष्ण थी और मानव सभ्यता के लिए हानिकारक भी थी। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्त हो। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये उसी को शॉर्ट में कहा जाए तो CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही है। अध्ययन से पाया गया है कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं, क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी थे। इस तरह से ये आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल निकला। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC ने ले ली। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति से आ गई। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रंग रोगन से लेकर फ्रिज और एयर कंडीशनर में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। CFC यौगिकों का एक खास गुण है कि ये नष्ट नहीं होती। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों का एक खास गुण है कि यह नष्ट नहीं होती। इनका न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन। ये पानी में भी नहीं घुलते। यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक जिनका नाम है F.S. रोलैंड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया है। सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक F.S. रोलैंड का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ, इस प्रश्न की ओर गया। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया है। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। अपने पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया था कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं।
शुरू में लोगों ने रोलैंड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दिया, रोलैंड की बातों को अधिक महत्व नहीं दिया। कुछ लोगों ने तो उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका मजाक भी उड़ाया। लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हो गई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की, बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन परत काफ़ी झीज चुकी है और उसकी वजह से एक बड़ा छिद्र हो गया है। अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलैंड की बात की पुष्टि हुई है। ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत की झींझने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियाँ कष्ट फैलेगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में हो सकती है। इस प्रकार का भाकित रोलैंड ने किया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी का हम कल की कालांश में देखते हैं। धन्यवाद।